सुप्रभात प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 के लिए चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ जो शब्द दे रखे हैं उनके अर्थ आपको बता दूं ताकि आपको अध्याय वो आसानी से समझ में आ जाए। देखो, बहुत सारे बच्चों को इस अध्याय से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि सर ये बहुपद वाला चैप्टर वो समझ में नहीं आता है। 9th क्लास के लिए है, ध्यान रखें कि बहुपद वाला जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आता है। तो मेरे अंदाज से, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम कोई कमी छोड़ रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं कमी पूरी कर पाऊँ और आप उसको समझ पाएँ। तो बहुपद जो अध्याय है उसके बारे में, उसके जो प्रश्न उत्तर है, उसकी जो एक्सरसाइज है, उसको करने से पहले हम थोड़े से जो शब्द है उन पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये शब्द बार बार बीच में आते हैं। इन शब्दों का अर्थ हमें आता नहीं है, तो बिना अर्थ के हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को रट्टा लगाते हैं और रट्टा लगाने से हम उसको समझ नहीं पाते हैं और फिर वापस भूल जाते हैं। तो हमें ये चैप्टर जो बहुपद वाला है वो ज़्यादा हार्ड लगता है। तो पहले हम इन इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम इन शब्दों को समझ लें। तो जो बच्चे वीडियोज़ को शुरुआत में देख के और फिर वो उसको आगे खींच के पूरा कर देते हैं वो अभी जा सकते हैं, अपना काम करिएगा। जो भी आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, जो भी अपना काम है वो करिएगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान दो। देखो ये जो शब्द मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं आपको दिख रहे होंगे। ये शब्द आपने बहुत बार पढ़े भी होंगे। आप जहाँ पर भी प्रश्न पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बीच में ये शब्द आते भी होंगे। तो इनका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। पहला शब्द मैंने लिखा है बहुपद, और यही अपना जो चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। की बहुपद होता क्या है एक्चुअल में। तो पहले बहुपद के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, बहुपद का मतलब देखो, सबसे चलता है बहुत सारे पद, ठीक है, बहुत सारे पद। अब जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत मैथ को पढ़ा है तो एक क्वेश्चन भी आया था, आगे क्वेश्चन आएगा कि एक बहुपद है 2, ये बहुपद है, तो इसमें तो पद एक ही है, तो इसे बहुपद कैसे हुआ। तो बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पदों वाला कोई व्यंजक। गणित का बहुत सारे पदों वाला कोई व्यंजक है, उस व्यंजक के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुपद क्या होता है। बहुपद होता है चरों और अचरों के बीच में, चरों और अचरों के बीच में जो हमारी 4 संक्रियाएं हैं, कौन कौन सी, जोड़, बाकी, गुणा और भाग की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। फिर से समझो कि चर और अचरों के बीच में जो संबंध होता है प्लस माइनस गुणा और भाग का, उस संबंध को दर्शाने वाले, उन पदों को दर्शाने वाले जो व्यंजक होते हैं उसको क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पर 2 शब्द मैंने फिर लिखे, एक तो चर और एक अचर। इनका अर्थ क्या होता है शायद आप जानते होंगे, मैं थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी बता देता हूँ। चर का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्रतीक, किसी भी बहुपद में ऐसा कोई प्रतीक जो कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। जैसे मैं उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे मैं एक पद लिखता हूँ 5 + 2, तो यहाँ पर 2 पद है, एक 5 और दूसरा 2। अब अगर मैं 5 की जगह दूसरा रखना चाहूँ तो मैं नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पर जो पद है उसने एक एग्जिट वैल्यू, एक वास्तविक वैल्यू है, अपना मान है वो ग्रहण कर रखा। कितना, 5 हम देख रहे हैं। अगर मान लो मैं ये लिख दूं x + 2, तो यहाँ पर एक मैंने प्रतीक लिखा है। यहाँ x लिख सकते हो, z लिख सकते हो, a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, p q लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये जो चर है, ये जो प्रतीक है, इसको हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे, जो कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। जैसे मान लो कि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं कि ये जो पद है, ये जो बहुपद है वो 0 से छोटा है, तो इसकी जगह आप कुछ भी लिख दो। कुछ भी का मतलब है कि देखो 0 से छोटा है, इसका मतलब 1 तो x का मान नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होगा तो 1 और 2 3 0 से छोटा होता नहीं है। तो 1 नहीं रख के मैं 0 रखूं तो 2 हो जाएगा, 0 से छोटा नहीं होता है। मैं इसका मान यदि -3 रखूं तो आप देखेंगे कि -3 और +2 कितना हो जाएगा, -1, जो 0 से क्या छोटा है। तो -1 भी ग्रहण कर सकता है, -2, -3, यानी माइनस, इस प्रकार माइनस की कोई भी संख्या वो ग्रहण कर सकता है। तो ये इस प्रकार के जो प्रतीक होते हैं इनको क्या कहेंगे, हम चर कहेंगे। शायद आपको चर के बारे में समझ में आ गया होगा कि चर क्या होता है।
और अचर का मतलब होता है जो एग्जिट मान होता है, वास्तविक वैल्यू होती है, उसको हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक है सॉरी। तो बहुपद का मतलब होता है कि चरों या अचरों या चरों और अचरों के बीच में जोड़, बाकी, गुणा, भाग का दर्शाने का जो व्यंजक होता है उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब बहुपद के बारे में मैंने यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे हैं, एक एक को समझते हैं। ये बेसिक क्लास रहेगी आपको बहुपद की। ये समझ में आने के बाद में आपको एक्सरसाइज है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। कोई ज़्यादा उसमें रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर रट्टा लगा लेते हैं, तो रट्टा लगाने वाला तो सिस्टम है वो ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। तो देखो पहला शब्द लिखा है मैंने, एक चर वाले बहुपद। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मैंने एक लिखा है एक चर वाला बहुपद। शब्द से पता चलता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर जो होता है, वेरिएबल जो होता है वो एक ही होता है। अब वेरिएबल होता क्या है, अभी भी मैंने बताया है कि कोई ऐसा प्रतीक जो किसी नियम के अनुसार अपना मान ग्रहण करता है, उस प्रतीक को क्या कहते हैं, उस प्रतीक को हम चर कहते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में एक ही प्रतीक होता है। जैसे मैं लिखता हूं x + 4 t - 2 y² + 5, या केवल लिख दूं z²। तो ये जो मैंने लिखे आप देख रहे हो कि इस बहुपद में एक प्रतीक है जिसको हम x कहेंगे, ये एक चर है, तो एक चर है, इसमें भी एक चर है। ये जो बहुपद लिखा है इसमें भी एक चर है, और यहाँ एक मैंने बहुपद लिखा है उसमें भी क्या है, एक चर है। तो ऐसा बहुपद जिसमें एक वेरिएबल होता है, एक चर होता है, उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब आपको कह दे कोई कि एक चर वाला दो बहुपद लिखो, एक चर वाले दो बहुपद लिखो, तो जिसमें कोई से भी बहुपद लिख दो तुम एक चर वाला। जैसे केवल y लिख दिया, ये भी क्या है, एक बहुपद है। मैं लिख देता हूं z + 3, ये बहुपद है। p + 4, ये भी बहुपद है। तो ये सारे मैंने जो लिखे हैं ये आपके क्या है, बहुपद है। ये भी हो सकता है 1/2 a², ये भी क्या है, बहुपद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें अचर होता है, सॉरी चर होता है, वो एक ही होता है, प्रतीक एक ही होता है, उसको क्या कहेंगे हम, एक चर वाले बहुपद कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि एक चर वाला बहुपद है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो मैं उदाहरण लिख रहा हूं आप इनको नोट कर लीजिएगा। देखो पढ़ने का तरीका बताता हूं मैं आपको, एक बार थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूं, क्लास को थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे आप ये हेडिंग डाल देंगे एक चर वाले बहुपद, तो आगे लिख सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें एक चर होता है, एक चर वाला बहुपद है। उदाहरण मैंने यहाँ पर बहुत सारे लिखे हैं, कोई सा भी उदाहरण, या अपने को आपको समझ में आ गया कि एक चर वाला बहुपद होता क्या, तो अपने आप ही आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है दो चरों वाले बहुपद। तो नाम से ही पता चल रहा है कि दो चरों वाले बहुपद का मतलब हो गया कि ऐसा बहुपद जिसमें चर कितने होते हैं, दो चर होते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं x + y + 3 लिख दो, ये तो वेरिएबल है, सॉरी ये तो क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, संख्या लिख रहा हूं सॉरी। इसी प्रकार p + 3q, ये भी क्या है, p और q, इसमें दो प्रतीक है, या चर बोल सकते हैं, दो चर है, इसमें भी दो चर है। तो सीधी सी बात है, समझ में आ गया होगा शायद आपको, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा है कि कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें दो चर होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, दो चरों वाले बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार मैंने आपको आगे ये बता रखा है, एरो के चिन्ह से बताया है कि जिसमें तीन चर होते हैं वो तीन चरों वाला बहुपद हो गया, जिसमें x y या z तीन हो सकते हैं, a b c कुछ भी हो सकते हैं, तीन प्रकार के जो वेरिएबल हो उसको तीन चरों वाले बहुपद कहेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पद है वो है शून्य बहुपद। आगे वाला जो शब्द लिखा है मैंने वो लिखा है शून्य बहुपद। पहले मैं इस अध्याय की जो बेसिक जानकारी वो दे रहा हूं आपको। शून्य बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें पद केवल शून्य का हो। ये जो मैंने लिखा है वो शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद जो होता है उसमें केवल जीरो होती है, जीरो को हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट है कि जीरो होता है उसको हम शून्य बहुपद कहेंगे। आगे इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे क्योंकि आगे वाले जो शब्द आएंगे उसमें ये काम आएगा। उसके बाद में आता है बहुपद की घात। चर के आधार पर बहुपद है, मैंने आपको बताई है कि ये बहुपद के प्रकार होते हैं। अब इन प्रकारों में जैसे मैं यहां पर दो तीन बहुपद लिख रहा हूं,
4 प्लस कुछ भी लिख दो A4 प्लस 3 4। पहले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, संख्या को पहले बहुपद को अचर को बाद में लिखा जाता है। इसी प्रकार 3Q स्क्वायर प्लस 4 3X स्क्वायर माइनस 2 केवल P की पावर 4 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर 7X स्क्वायर प्लस 8X घात 9 माइनस प्लस 2। जो भी है मैंने यहाँ पर बहुपद सारे बहुपद लिखे, आपको समझाने के लिए लिखे हैं मैंने रैंडमली। अब बहुपद की घात का मतलब ये होता है कि जो हमने बहुपद लिखा है उस बहुपद में जो अपना चर होता है, अपना वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की अधिकतम जो घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाएगी। आप नोट में लिख सकते हैं बहुपद की घात हेडिंग डाल के, कि बहुपद का घात मतलब है कि बहुपद में अचर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे पर्सन से समझाता हूं मैं आपको। ये हमारे पास में एक बहुपद है x प्लस 3, तो यहां पर अपना अचर क्या है x की अधिकतम घात यहां पर कितनी है, 1 है। अब कुछ बच्चे 9th क्लास में मैंने ऐसे भी देखे हैं कि यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, इतना भी कंसेप्ट पता नहीं है कि यहाँ पर जो केवल x है इसका मतलब इसकी घात 1 है। कुछ बच्चे देख रहे हैं कि x पर कुछ नहीं है मतलब इसकी घात 0 है, गलत है, ये 0 नहीं है। अगर कुछ वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल अकेला लिखा हुआ है उसका मतलब उसकी घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर 1 है तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 1 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी, 1। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हो तुम 4A प्लस 3, तो यहाँ पर चर क्या है, a, तो a की यहाँ पर घात कितनी है, यहाँ पर घात है a की 1, तो इस बहुपद की भी घात कितनी होगी, 1। 3Q स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर जो चर है वो क्या है, Q, तो Q की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, 2। समझ रहे बात को। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2, तो 3x स्क्वायर यहाँ पर जो चर है वो x है, तो x की अधिकतम घात 2, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ लिखा मैंने p की घात 4, तो इस बहुपद में एक पद है जिसकी अधिकतम घात कितनी है, 4 है, तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, 4। नीचे मैंने एक बहुपद लिखा 7x स्क्वायर प्लस 8x घात 9 प्लस 3, जो मानक रूप में नहीं है। मानक रूप का मतलब होता है कि बहुपद में जो चर लिखे जाते हैं उसमें सबसे पहले बहुपद की बड़ी से बड़ी घात लिखा जाता है। जैसे ये पहले पद आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, तो ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, जिसको आपको मानक रूप में भी लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो x की घात 2 है, x की घात 9 है, तो तुम यहाँ देख रहे हो कि जो अपना अचर है, सॉरी चर है, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 9। तो ये जो बहुपद है इसकी घात कितनी होगी, 9 होगी। समझ गए। अब देखो मैं एक बहुपद और लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 5, ये भी क्या एक बहुपद है। कि सर सबसे पता चलता है कि बहुत सारे पद होने चाहिए, ये तो एक ही पद है, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या, 5x की घात 0 प्लस 0, ये लिख सकता हूं, या इसके गुणा में कुछ लिख दो, जैसे x लिख दिया मैंने। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ 5 तो है। कैसे, x की घात 0 का मतलब होता है 1, कोई भी संख्या होती है उसकी घात 0 मतलब क्या, 1। तो अगर तुम इसको वापस हल करोगे तो 5 गुणा x की घात 0 का मतलब 1 प्लस 0 को x से गुणा करोगे 0, 5 को x से गुणा किया 5 प्लस 0, 5 में 0 जोड़ा कितना आया 5। तो मैंने यहाँ पर कितना लिखा था 5, तो 5 भी क्या एक बहुपद है। 5 बहुपद कैसे हुआ मैंने आपको बताया था। अब देखो आपको ये पूछ ले कि ये जो बहुपद है 5 बहुपद, ये एक बहुपद है, इसकी घात कितनी है। तो मैंने आपको बताया कि जो अचर होता है उसकी जो घात होगी उसको ही हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात। तो यहां पर तो अचर है ही नहीं, तो अचर तुम लिख दो, x लिख दो,
कि सर x नहीं लिखेंगे, p लिखेंगे, p लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, z लिख दो, a लिख दो, b लिख दो, कुछ भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चे हैं ये x को देख कर डर रहे हैं कि सर ये x हमारा पीछा कब छोड़ेगा, तो एक्चुअल में इससे डरना नहीं है। तो आपको मैंने लिखा 5p, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, बहुपद का मान बदल गया, अपना बहुपद तो केवल 5 था, तो क्या कर देंगे, इसकी घात 0 कर दो। घात 0 करने पर क्या होगा, p की घात 0 का मतलब क्या होगा, 1 हो गया। तो किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 5p की घात 0 का मतलब क्या हो गया, केवल 5। तो यहाँ पर अपना जो बहुपद बना उस बहुपद की घात कितनी होगी, 0 होगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी आपको बहुपद दे रखा है, कोई भी आपको बहुपद दे रखा है, तो उस बहुपद की घात जिसमें केवल अचर है, बहुपद कौन सा आपका दिया रखा है, वो अचर है सॉरी, तो उसकी घात, उस बहुपद की घात हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। तो आप लिख सकते हैं 5 एक जो बहुपद है, यहाँ पर इस बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर कितनी है, 0। 1 नहीं लिख सकते आप, कितनी होगी, या फिर यूं आप नोट करके लिख सकते हो, ये नोट करके लिखो जो मैं बोल रहा हूं, लिखो, अपनी नोटबुक है उसमें लिखो कि अचर बहुपद की घात जिसमें केवल चर होता ही नहीं है, अचर कोई संख्या दे रखी है, कांस्टेंट कोई दे रखा है, तो अचर संख्या का जो बहुपद होता है उसकी बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है। तो मैंने आपको बहुपद की घात समझाने की कोशिश की है शायद आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम है तो एडजस्ट करेंगे भाई। तो बहुपद की घात का मतलब फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, और शायद आपने नोट भी कर लिया होगा, आपने जो नोटबुक है उसमें नोट कर लिया होगा कि बहुपद की घात किसको कहेंगे, जहां पर चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। फिर यहां पर मैंने और 4 पद लिखे। एक पद लिखा है मैंने, पहला शब्द लिखा है एक पदी बहुपद। ये जो प्रकार थे ये तो बहुपद में चर के आधार पर थे कि बहुपद में चर कितने, एक चर है तो एक चर वाला बहुपद हो गया, 2 चर है तो 2 चर वाला बहुपद हो गया, 3 है तो 3 चर वाला बहुपद हो गया। यहां पर हम क्या कहेंगे, पद के अनुसार कि उस बहुपद में पद कितने, उसके हिसाब से। इस पर थोड़ा सा रैंडमली ध्यान देना, ज्यादा ध्यान नहीं देना। यहां पर हम थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करेंगे, जब मैं आपको यह बताऊंगा तो ये आपके थोड़े से काम आएंगे, तो थोड़ा ध्यान देना। एक पदी बहुपद का मतलब होता है, जैसे मैं लिख देता हूं x या 5x p² 3, तो ये क्या है सॉरी, एक पद वाले बहुपद है जिसमें पदों की संख्या क्या हो, 1 हो, उसको एक पद वाला बहुपद कहते हैं या एक पदी बहुपद भी कहते हैं। इसके बीच में मैं थोड़ा सा पद के बारे में बता देता हूं, आप नोट करके लिखेंगे। जिन बच्चों को पता नहीं है क्या लिखेंगे, जैसे x - y या x + y, ये जो 2 मैंने लिखे हैं, ये जो बहुपद है इसमें 2 पद है, 2 पद है। ये जो बहुपद लिखा है इसमें भी 2 पद है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास में x और y गुणा में दे रखा है तो यहां पर ये 2 पद नहीं है, ये पद क्या है, 1 है। एक पद वाला बहुपद है ये, x और y गुणा में हो। जब भी अचर और चरों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो ही वो अलग अलग होते हैं, अन्यथा वो एक होते हैं। जैसे x/y है तो यहां पर पद कितना है, एक ही पद गिना जाएगा ये सॉरी, x और y गुणा में तो भी ये क्या है, एक ही पद है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि आप रिवीजन करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लेंगे, नोट लिख कर ये थोड़ा लिख देंगे, आगे 2 पद या 1 पद लिखेंगे तो थोड़ा सा जब रिवाइज करोगे तो आपको वापस ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मैंने यहां पर बताया क्या है। तो जब भी वेरिएबल या कांस्टेंट मतलब चर और अचर के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाता है तो ही वो अलग अलग होते हैं, अन्यथा वो क्या होते हैं, एक होते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 5 × 2, तो ये एक ही पद है। मैं लिख देता हूं 5 + 2, तो यहां पर पद कितने हैं, 2 गिने जाएंगे। समझ में आ गई की बात आपको। तो ये थोड़ा सा इसलिए बताया है ताकि मैं आपको ये चीजें बता सकूं।
ठीक है, तो यह आपको शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार द्विपदी जिसमें 2 पद है वो द्विपद हो गया, त्रिपद वाला 3 पद हो गया, चतुर्पदी, इस प्रकार भी आगे जितने पद होते हैं उतने पद वाला वो बहुपद कहलाता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको रेंडमली बताने की कोशिश की है। हम चलते हैं घात पर। घात के, जैसे मैंने घात लिखा वैसे घात मैंने यहाँ पर समझा दिए। अब घात के आधार पर बहुपदों के जो प्रकार है उन प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। आज शायद मेरे हिसाब से अपनी जो क्लास है कि केवल बेसिक इंफॉर्मेशन की रहेगी बहुपद के। ये चीज़ें समझ में आ गई तो हम जब भी एक्सरसाइज पर जाएंगे, जब भी हमारे प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर हमें आसानी होगी, क्योंकि हम जब प्रश्नों को समझेंगे तो वहाँ पर ये शब्द आएंगे तो उस शब्द का अर्थ आया तो ताकि हम उस प्रश्न को करेक्ट कर सके। बहुपद की घात, बहुपद की घात के आधार पर प्रकार। पहले लिखा मैंने रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद के सामने तुम लिख सकते हो, हेडिंग डाल के लिखो कि वह बहुपद जिसके चर की घात 1 होती है या एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। घात के बारे में मैंने अभी समझाया आपको। घात क्या होती है कि चर की अधिकतम जो घात होती है, किसी भी बहुपद की जो चर होता है उसकी अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यदि बहुपद की घात 1 है तो उस बहुपद को हम क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। आपको कह दे कि परीक्षा में कि 2 रेखिक बहुपद लिखो, तो कोई सा बहुपद लिख दो जिसमें रेखिक का मतलब चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहाँ x की घात कितनी है? 1 है, तो ये रेखिक बहुपद हो गया। p-2 रेखिक बहुपद हो गया। p केवल p है वो भी रेखिक बहुपद हो गया। समझ रहे हो नहीं? मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझेंगे आप। इसी प्रकार z+3 या स्क्वायर लिख दिया तो वो फिर रेखिक नहीं बचेगा। समझ गया कि बात आपको? जो चर की घात है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो एक घात होती है चर की, तो वो जो बहुपद, या फिर इसको यूं कहे 2 तरीकों से कह सकते हैं। देखो वापिस सुनेंगे कि चर की अधिकतम घात 1 है तो वो रेखिक बहुपद कहलाता है, या एक घात वाला जो बहुपद होता है वो रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब हो गया जहां पर बहुपद की घात कितनी होती है? 2। और बहुपद की घात किसे कहेंगे? पीछे मैंने आपको बताया कि बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो द्विघात बहुपद का मतलब हो गया कि जिसमें चर की घात कितनी हो? 2। जैसे मैं इसको ही द्विघात बना देता हूं। जैसे x² कर दिया मैंने, x² + x-3, ये भी द्विघात बहुपद हो गया। p² - 3 p + 4, ये भी 2 घात वाला। अगर ये नहीं भी होना आगे वाले तो भी ये द्विघात बहुपद ही कहलाता है। ठीक है, लेकिन हम मानक रूप पढ़ेंगे, मैं आपको आगे मानक रूप के बारे में बताऊंगा तो वहां पर ये चीजें काम में आएगी। ठीक है। त्रिघात बहुपद का मतलब है, अब मुझे एग्जांपल देने की शायद आवश्यकता नहीं होगी, कि त्रिघात बहुपद का मतलब हो गया जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो? 3, यानी 3 घात वाला जो बहुपद होता है वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। चतुर्घात बहुपद, इस प्रकार भी आगे। तो यहां पर मैंने जो शब्द लिखे हैं उनका मैंने एक एक करके आपको अर्थ बताया है। शायद आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। आप अपनी जो नोटबुक है उसमें इसका नोट्स बना लेंगे, इसको लिख लेंगे, बाकी दोबारा रिवाइज करेंगे। जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा आपको कि अब अपना जो पहले वाला नोट है वो निकालो और यहां पर मैंने क्या लिखा है उसको पढ़ो, ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार हम चीजों को समझेंगे। तो ये जो शब्द है एक एक करके मैंने बता दिया। कोई शब्द है उसके बारे में आपको समझ में नहीं आया है तो वो शब्द आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगले वाली जो क्लास है उसमें मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ गए, और उम्मीद करता हूं कि यही आपको ये चीजें हैं समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनको रब कर देता हूं। आपकी बुक के हिसाब से 1-2 प्रश्न बता देता हूं मैं आपको। जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। पहला प्रश्न है 2.1 का, वही बता देता हूं मैं आपको। पहला प्रश्न हम कंप्लीट कर लेते हैं, और ये चीजें जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला प्रश्न है 2.1 है, वो अपनी बुक निकालो और बुक का जो पहला प्रश्न है 2.1 उसका पहला प्रश्न पढ़ो, और प्रश्न में ये देखो कि क्या कोई ऐसा शब्द आया है जिसके बारे में मैंने यहां चर्चा की है, जिन शब्दों के बारे में मैंने यहां आपको बताया है।
थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। और बाहर थोड़ा शादियों का सीज़न चल रहा है तो डीजे वगैरह बज रहे हैं, तो थोड़ी सी अगर बाहर से भी कोई आवाज़ आ रही है तो एडजस्ट कर लीजिएंगे आप, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। 2.1 है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो शब्दों को समझिए। व्यंजक का मतलब होता है कि जिसमें पदों के बीच में प्लस माइनस लगा के या अकेला कोई पद है तो उसको हम व्यंजक कहेंगे। कौन कौन से चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं। अब कई बार ऐसी भी समस्या आ जाती है कि कोई भी व्यंजक होता है जिसके बीच में प्लस माइनस लिखा होता है वो बहुपद होता है या बहुपद नहीं होता है, तो ये समस्या आती है। तो इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं कि वैसे मैंने आपको बहुपद अभी बताया है क्या, कि चरों और अचरों के बीच जो प्लस माइनस, या आप हिंदी में लिखें प्लस माइनस, अंग्रेजी के शब्द आगे हिंदी में लिखें तो आप लिख सकते हैं कि जोड़ बाकी गुणा या भाग का अगर मतलब संक्रिया बीच में लगी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ऐसा व्यंजक जिसमें चरों और अचरों के बीच में प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग जो होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, मैंने प्लस माइनस जोड़ बाकी बोल दिया होगा, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाहर जो शोरगुल हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं उस समय भी आप भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे क्योंकि कुछ वॉइस है वो माइक्रोफोन के द्वारा कैच हो रही है। खैर छोड़ो। अब बहुपद की भी कुछ शर्तें हैं, मैं बता देता हूँ आपकी जो प्रश्नावली है उसके हिसाब से, कि एक तो बहुपद वो नहीं होगा जिसमें जो चर होगा उसकी घात ऋणेतर हो। ऋणेतर का मतलब हो गया माइनस की हो। अपना जो चर है उसकी घात, या फिर पॉइंट लगा के लिख दो, चर की घात ऋणेतर होती है। ऋणेतर का मतलब हो गया कि चर की घात है वो प्लस वाली होगी, माइनस की नहीं होंगी। ठीक है, माइनस की, जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूं x की घात -1 + 4, तो ये जो बहुपद है, पहली बात तो ये बहुपद नहीं है, यह है व्यंजक। और इस व्यंजक में आप देख रहे हैं कि चर की घात -1 है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि ये जो बहुपद है वो -1 घात वाला बहुपद है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे कि किसी भी बहुपद की घात माइनस में नहीं होती है। अगर माइनस में घात है तो वो बहुपद ही नहीं है, वो एक ऐसा व्यंजक है जिसमें जो चर है उसकी घात क्या है, माइनस की है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। और दूसरा लिखो, चर की घात पूर्ण संख्या होगी। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूं x√+ 5, तो ये जो व्यंजक लिखा है मैंने, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो चर है उसकी घात कितनी है, अंडरूट का मतलब करने का मतलब घात 1/2 ही तो होता है, तो ये x की घात 1/2 + 5, जबकि चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार होती है। तो नोट कर लेंगे इस चीज को, तुम ये अच्छे से नोट कर लेंगे कि यदि हमारा जो चर है उसकी घात ऋणेतर है तो ही वो बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको एक प्रश्न समझाया होगा कि 5 एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि मैं इसको क्या लिख दूं, x की घात 0 लिख सकता हूं, तो यहां पर जो चर है उसकी घात क्या है, 0 है, तो पूर्ण संख्या 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहां पर ये 5 है, इसीलिए क्या हुआ था, बहुपद हुआ था। तो नोट कर लेंगे, ये बहुत बारीक चीज है, थोड़ा सा नोट करने की कोशिश करेंगे। 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा भारी हो सकता है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे कि चर की घात ऋणेतर होती है। ऋणेतर का मतलब क्या हो गया कि घात माइनस की नहीं होगी, प्लस की होगी, धनात्मक घात होगी, और उसके साथ में 0 भी हो सकता है, क्योंकि वापस मैंने लिख दिया कि चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होगी। समझ में आ गई बात? तो ये चीजें आप नोट कर लेंगे। बहुपद के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले प्रश्न को समझाने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। याद रखना हमेशा के लिए, जब भी हम रिवाइज करेंगे तो इन नोट्स को आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ताकि समझ में आ जाएगा। अब देखो, पहला यहां पर एक व्यंजक दे रखा है, क्या,
x की घात 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। दूसरा दे रखा है, मैं सारे लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं एक एक करके बता देता हूं। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तीसरा दे रखा है 3t अंडरूट प्लस t 2 का अंडरूट। चौथा दे रखा है y प्लस 2/y। पांचवा दे रखा है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। ये देखो 5 प्रश्न दे रखा है, बारीकी से समझना। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको मैंने अभी भी बताई भी है। तो नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहना, पीछे वाली चीज़ें हैं वो उनको रिवाइज करने के लिए तैयार रहना। पहला अपना व्यंजक है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये जो व्यंजक है, पहली बात तो एक चर वाला व्यंजक है। अभी जो मैंने चरों के आधार पर बताया ना, एक चर वाला। क्यों? क्योंकि उसमें चर क्या है? एक ही है। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि चर तो सर यहाँ पर 2 है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। तो मैंने क्या बताया? प्रतीक। प्रतीक का मतलब एक ही प्रकार का प्रतीक एक ही होता है। तो यहाँ पर चर x है, x का मतलब है कि एक ही चर, मतलब ये नहीं कि 2 जगह लिख दिया तो 2 चर हो गए। ये समझ में ना? यहाँ पर ये एक ही चर गिना जाएगा, x एक ही चर है, पद है अलग अलग, ये चर एक ही है। समझ में आ गया ना? अगर मैं ये लिख दूं x प्लस y, तो यहाँ पर क्या है? 2 चर है, x और y। समझ गए? तो यहाँ पर ये एक चर वाला बहुपद हो गया। देखो, मैं चाहता हूं तो इसका सीधा उत्तर भी बता सकता हूं, लेकिन मेरा अर्थ ये नहीं है कि आपको ये एग्जाम जो प्रश्नावली है या एग्जाम्पल से उनको रटा देना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 4x² माइनस 3x प्लस 7 एक व्यंजक दे रखा है। तो इस व्यंजक में तुम नोट कर रहे हो कि एक तो एक चर वाला व्यंजक है। अधिकतम घात कितनी है चर की? देखो, यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात क्या? 1, यहाँ x की घात क्या? 0। क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने आपको कि कोई भी कांस्टेंट दे रखा है, उसकी आपको घात पूछ ले तो वो कितनी होती है? 0 होती है। बहुपद के हिसाब से पूछ ले, वैसे तो 7 की घात 1 है यहाँ पर, लेकिन बहुपद के हिसाब से पूछ ले तो 7x की घात 0 लिख सकता हूं मैं। 7x की घात 0 तो कितना होता है? 7 ही होता है, क्योंकि x की घात 0 का मतलब 1, तो 7 गुना 1 बराबर 7 होता है। ठीक है, एकदम से बेसिक से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, यहां पर अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसने तो यही पूछा है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो सीधी सी बात है कि पहली बात तो है यह व्यंजक बहुपद है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है। तो मैंने इसका कारण भी बता दिया कि ये तो बहुपद है, साथ साथ में कारण भी बता दिया कि चर है जो अपना, उसकी घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कितनी है? 2 अधिकतम घात। वैसे इसकी घात 2 है तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये अपना बहुपद हो गया पहला। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं। दूसरा समझने की कोशिश करना पहले। दूसरा मैंने क्या लिखा? y² प्लस रूट 2। y² प्लस रूट 2। तो यहां पर तुम देखो कि ये एक चर वाला बहुपद है जिसमें चर एक ही है y, और इसकी घात कितनी है? अधिकतम 2 है। तो 2 घात वाला एक बहुपद हो गया, जिसको हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो ये भी एक बहुपद हो गया। अब कुछ बच्चे के सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 की घात तो 1/2 है। अभी सर ने बताया कि 1/2 घात होती है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो फिर से समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पर केवल चर के लिए बताया, अचर की घात कितनी हो उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अचर की घात कितनी हो, अचर है वो पूर्ण संख्या न हो तो भी चलेगा, माइनस वाली संख्या है तो भी चलेगा, ऋणेतर संख्या है तो भी चलेगा, ऋणेतर नहीं है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमें तो केवल चर को देखना है, और चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, जो पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? यह भी व्यंजक क्या है? बहुपद है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है। ये जो अभी लिखा है मैंने वही आप यहां नोट कर देंगे। ठीक है, आगे देखो तीसरा जो व्यंजक है, सॉरी मेरे मुंह से बहुपद लिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। 3t की घात 1/2 प्लस t अंडरूट 2। तो यहां पर ये एक चर वाला व्यंजक है, बहुपद नहीं कहेंगे इसको, पहले व्यंजक बोल रहा हूं मैं। एक चर वाला व्यंजक है क्योंकि उसमें चर एक ही है t। लेकिन ये जो व्यंजक है वो बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इस t की घात है वो कितनी है?
टी पर करनी लगाया हुआ है, अंडरूट लगाया हुआ है, इसका मतलब है 3 टी की घात 1/2 प्लस टी अंडरूट 2। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चर की घात कितनी है, 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तुम ये भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर अधिकतम घात 1 है तो सर हम रैखिक बहुपद मान सकते हैं। जो चर है उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि टी की घात 1/2 है और 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो एक भिन्न है। तो क्या लिखेंगे, यह व्यंजक बहुपद नहीं है, यह व्यंजक बहुपद नहीं है, क्योंकि अब इसमें आप कारण दे दो, क्योंकि चर टी की घात 1/2 है, जो क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा का जो उत्तर है वो ये होगा, ताकि आपको समझ में अच्छा लिखने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आए। मैं सीधा भी बता सकता था कि सीधा है कि पहला का पहला बेटा बहुपद है, दूसरा बहुपद है, तीसरा बहुपद नहीं है, चौथा बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। ऐसा नहीं किया, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ध्यान दो, ये जो व्यंजक है वो बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो चर है टी, यहाँ पर चर टी है, उसकी घात कितनी है, 1/2 है और 1/2 घात है, तो वो चर वो बहुपद नहीं होता। अब ये भी आपको मैंने बताया है। चौथा देखो, चौथा भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है कि सर यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, y की घात 1 है, यहाँ पर भी y की घात 1 है और एक पूर्ण संख्या है, तो हम गलत सोच रहे हैं। इसको इस प्रकार लिखेंगे y प्लस, ये जो y है वो बट्टे में ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, y की घात -1 2, इस प्रकार का रूप ले लेगा। यानी कि y है वो बट्टे में अगर मैं ऊपर भेजूंगा, तो आपने घातांक के नियम में पढ़ा है कि नीचे हर में कोई संख्या होती है, उसको आप अंश में ले जाते हो तो उसकी घात है वो बदल जाती है, यानी उसका चिन्ह बदल जाता है। तो नीचे घात प्लस की थी, एक ऊपर ले गई, माइनस का हो गया, तो y प्लस y की घात -1 2, ये आपका क्या है, बहुपद है। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, यही बात लिखेंगे कि यह व्यंजक बहुपद नहीं है, क्योंकि सर, अब यहां पर टी मत लिख देना कि जैसा कि जैसा लिखा है सर ने कि ऐसा कैसा लिखना है तो टी लिख दें। यहां पर हमारे पास चर क्या है, y है, तो क्या लिखेंगे, यहां चर y की घात -1 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। अब अपनी भाषा में एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप इसका रट्टा लगाओ, फिर से बोल रहा हूं, मैं रट्टा लगाने वाले सिस्टम से नहीं पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे, इसको रट्टा नहीं लगाएंगे। सीधा लिख सकते हैं कि ये व्यंजक बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। अगले वाला 5वां ले रखा है, वो ले रखा है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। यहां पर देखो, ये तो 3 पदों वाला बहुपद है, त्रिपदी 1 2 3, पहली बात तो 3 पद है। दूसरा, इसमें चर भी कितने हैं, 3, x y और t, 3 चर, तो 3 चरों वाला बहुपद है। और इस बहुपद की घात कितनी है, 50। इस बहुपद की घात कितनी है, 50। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि देखो, x है उसकी घात 10 पूर्ण संख्या है, y है उसकी घात 3 पूर्ण संख्या है, t की घात 50 पूर्ण संख्या है। तो जितनी भी घातें हैं चरों की, वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। तो क्या लिखेंगे, ये है व्यंजक बहुपद है, दिख रहा होगा, चूंकि चरों की घातें, क्योंकि यहां पर चर एक अधिक है, सारे में तो एक चर थे, इसमें चर ज्यादा है, तो मैंने बहुवचन लिख दिया, चरों की घातें पूर्ण संख्याएं हैं। तो यह आपका पहला प्रश्न है, वो आपको मैंने बता दिया है। 2.1 का पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आगे के प्रश्न हम आगे वाली क्लास में करेंगे, क्लास लंबी होती जा रही है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, अच्छे से आपने अपने जो नोटबुक है उसमें नोट भी कर लिया होगा। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।